हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे आप। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। एक्चुअली क्या है कि जब भी कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे ट्रेवल करता है तो वो मैग्नेटिक फोर्स फील करता है। इसका बेसिक सा रीज़न ये है कि फर्स्ट वन थिंग, वहाँ पे ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जिस्टेंस में रहता है, एंड सेकंड वो चार्ज पार्टिकल जैसे ही उस चार्ज पार्टिकल का मोशन स्टार्ट होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ खुद का जनरेट हो जाता है, और जहाँ दो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वहाँ पे अट्रैक्शन या रिपल्सन फील होना ही होना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन अपने टॉपिक को। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। सो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट अपना फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स का, एंड दैट फॉर्मूला इज मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ओके दोस्तों, इस फॉर्मूले को देख देख के इसको समझ जाओ आप। इस फॉर्मूले को देखना है और इसको देख देख के बोलते रहना, स्टेटमेंट पूरा बन जाएगा अपना। कैसे बनेगा स्टेटमेंट? इफ एनी चार्ज पार्टिकल क्यू, इफ एनी चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v, if any charge particle q moving with velocity b, moving with velocity v in any magnetic field b at some particular angle theta, then it will experience magnetic force and magnetic force will be q v b sin theta. सिंपल, अपना एक q चार्ज है, ठीक है। तो ये जो q चार्ज है, ये q चार्ज वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड b में थीटा एंगल पे ट्रेवल करता है, तब इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा चार्ज पे वो होगा क्यू वी बी साइन थीटा। देखिए यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है, आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि भाई ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल जो है ये कौन कौन से ऐसे दो वेक्टर हैं जिनके बीच में ये एंगल बना हुआ है। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ दोस्तों, तो वेक्टर फॉर्म में ये बनेगा अपना फॉर्मूला, वेक्टर एफ बी इज इक्वल्स टू क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। दिस इज आवर वेक्टर फॉर्म। तो आप समझ जाएं कि ये जो एंगल है ये एंगल आपका वेक्टर v एंड वेक्टर b, यानी जो चार्ज पार्टिकल है उस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पे थीटा है। ठीक है, तो ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए यहाँ पे, क्योंकि इसी एंगल के बेसिस पे अपन आगे फर्दर केसेज को स्टडी करेंगे। ठीक है, और चार्ज अपना पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करेगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया दैट ए न्यूट्रॉन इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ए न्यूट्रॉन इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट। अब भाई ध्यान दो, वो कह रहा है कि एक न्यूट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कि उस न्यूट्रॉन पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अरे कुछ नहीं लगेगा, वो न्यूट्रॉन है यार, वो न्यूट्रल पार्टिकल है, उस पर चार्ज है ही कहाँ। और जब उस पर चार्ज ही नहीं है, जब क्यों ही आपका जीरो हो चुका है, चार्ज ही उसका जीरो है, तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे फील करेगा? वो नहीं करेगा ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी न्यूट्रल पार्टिकल है यानी कि उस पर चार्ज है ही नहीं, कोई भी न्यूट्रल यानी कि सिंपल एक मास पार्टिकल है, अगर वो मास पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करता है तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगना है। तो बहुत अच्छे से समझ लें, चार्ज पार्टिकल ही होना चाहिए। प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, ड्यूटेरॉन हो सकता है, ट्राइटियम हो सकता है, पॉजिट्रॉन हो सकता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है, बट न्यूट्रल नहीं चलेगा भाई। सो व्हेन एवर एनी चार्ज पार्टिकल स्टार्ट टू मूव विद वेलोसिटी v in any external magnetic field B at some particular angle theta, it will definitely experience magnetic force, and then magnetic force will be QVB sin theta. देखिए, अब मैं यहाँ पे केस नंबर 1 पिकअप करता हूँ। केस नंबर 1 समझिए, केस नंबर 1 मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ दैट इफ आवर चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर चार्ज पार्टिकल
अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल ट्रेवल करेगा ना, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। आई थिंक आप सब समझ गए होंगे मैग्नेटिक फोर्स जीरो क्यों होगा भाई। देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने आपको देख रहे हैं आप ये पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि पैरेलल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। और यहाँ हम जो भी पढ़ रहे हैं वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही स्टडी कर रहे हैं। और यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो चुका है यहाँ पे। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मान लीजिए यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, से दैट दिस इज प्लस क्यू। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है, अगर ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ट्रेवल करता है, या फिर ये जो चार्ज पार्टिकल है ये मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल ट्रेवल करता है, तो एक केस में थीटा आपका जीरो है और अनदर केस में थीटा क्या है 180 है। तो अब भाई साइन जीरो जीरो होता है और साइन 180 वो भी तो जीरो ही होता है। तो इन दोनों ही केसेज में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या होगा बेटा, जीरो होगा। तो बिल्कुल अच्छे से आप इसको लर्न करें, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है। दैट वेन एवर एनी चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी टाइप ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो। ठीक है। अब भाई मैग्नेटिक फोर्स जब लग ही नहीं रहा है तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। अगर वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है तो पैरेलल ही चलता रहेगा, अगर वो एंटी पैरेलल चल रहा है तो एंटी पैरेलल ही चलता रहेगा। इसका मतलब इस कंडीशन में चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा ना, वो पाथ होगा स्ट्रेट लाइन पाथ। कैसा पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। अच्छे से इसको समझ लें आप, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन पाथ। बिल्कुल कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। सिंपल सा क्वेश्चन आ गया दैट एन इलेक्ट्रॉन इज एंटर्ड इन एनी मैग्नेटिक फील्ड सच दैट इट्स मूविंग डायरेक्शन इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इट्स पाथ विल बी। एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से एंटर होता है कि उस इलेक्ट्रॉन का मूविंग डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। ठीक है, तो ये पाथ का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपना केस नंबर 1 था कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल चलता है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है, और उस कंडीशन में उसका पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ। ओवर। ये अपना केस नंबर 1 है। अब चलते हैं अपन केस नंबर 2 पे। तो केस नंबर 2 क्या है भाई, केस नंबर सेकेंड में मैं यहाँ पे एंगल कंसिडर करने वाला हूँ 90 डिग्री। दैट इफ एंगल इज 90 डिग्री मीन्स इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहा है तो उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा, लगाओ भाई फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, राइट। नाउ हियर वी आर टॉकिंग दैट एंगल इज 90 डिग्री। भाई एंगल जब आपका 90 डिग्री हो चुका है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, बिकॉज साइन 91 होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स आपका हो जाएगा क्यू वी बी, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स होगा। और अपने आप में ये जो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू है ये मैक्सिमम है, बिकॉज साइन थीटा जो है, साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू वो तो 1 ही होता है ना। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से आप क्लियर कर लें। इसका मतलब जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जब परपेंडिकुलर ट्रेवल करता है ना, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है वो लगेगा क्यू वी बी, जो कि मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप अपने माइंड में फिक्स करें दैट वेन एवर एनी चार्ज पार्टिकल इज स्टार्ट टू मूव perpendicular to magnetic field, it will experience maximum magnetic force and the value of magnetic force is QVB। तो दोस्तों ये केस अब अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ फोर्स लग चुका है, मैग्नेटिक फोर्स लग चुका है। तो मैग्नेटिक फोर्स लग चुका है तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन होगा भाई इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में लगेगा ये फोर्स, इस फोर्स का इफेक्ट क्या होगा। तो इफेक्ट भी समझना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन भी समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो समझते हैं, हम इसकी डायरेक्शन समझते हैं, इसका इफेक्ट समझते हैं, फिर आगे कुछ फर्दर फॉर्मूले हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। इफेक्ट समझते हैं अपन केस ले रहे हैं 90 डिग्री वाला। तो सिंपल मैं सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर दी है क्रॉस से। क्रॉस का मीनिंग आप सब लोग जानते हो, क्रॉस का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ जा रही हैं। इस क्रॉस का मीनिंग क्या है, क्रॉस मीन्स मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज नॉर्मली इनवर्ड टू प्लेन।
ठीक है, मतलब जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ जा रही हैं। प्लेन मीन्स ये बोर्ड अपने आप में एक प्लेन है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इसके अंदर की तरफ जा रहे हैं। जैसे आप अपने रजिस्टर में अपनी कॉपी में एक क्रॉस क्रॉस बनाते हो ना, तो रजिस्टर पे अगर आपने क्रॉस बनाए हैं, इसका मतलब जो आपका रजिस्टर का पेज है यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो उस रजिस्टर के पेज के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ जा रही हैं। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मली इनवर्ड टू प्लेन, नॉर्मली इनवर्ड टू प्लेन। अगर मैं यहाँ पे डॉट यूज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डॉट यूज की, इस तरह से अपन डॉट यूज करते हैं। इन डॉट का मीनिंग होता है दैट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज नॉर्मली आउटवर्ड टू प्लेन। एक डॉट का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो यहाँ इस सरफेस से, प्लेन से परपेंडिकुलर ऐसे बाहर आ रही है, नॉर्मली आउटवर्ड टू प्लेन। और क्रॉस का मीनिंग होता है नॉर्मली इनवर्ड टू प्लेन। तो अब देखिए हम यहाँ पे एक चार्ज कंसिडर करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक चार्ज कंसिडर किया है, से दैट ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए इस मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर हुआ वेलोसिटी v के साथ, ठीक है। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो अपना नॉर्मली इनवर्ड टू प्लेन है। और जो अपना चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल अपना इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये जो वाइट कलर से आप जो दिख रहा है, ये जैसे वाइट कलर है, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है और ये अपने चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन है। तो जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है वो अपना नॉर्मली इनवर्ड टू प्लेन है। तो इस तरह से ये दोनों अपने अरेंज हो चुके हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए जो है ये जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल अपना 90 डिग्री एंगल पे एंटर हो चुका है। तो अब इस पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या आ रहा है मैग्नेटिक फोर्स। फॉर्मूला क्या कहता है? F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। साइन 91 हो जाता है, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना बन रहा है? क्यू वी बी, जो कि मैक्सिमम है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो वेक्टर फॉर्म में वेक्टर F इज इक्वल्स टू क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। अब देखिए ये वेक्टर फॉर्म जो है, ये वेक्टर फॉर्म बिल्कुल साफ साफ इंडिकेट कर रही है कि भाई ये जो फोर्स होगा, ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, ये मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर वी एंड वेक्टर बी, वेक्टर वी एंड वेक्टर बी, इन दोनों के क्या रहना है? परपेंडिकुलर रहना है। सबको पता होगा ना ये तो, कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो उन दोनों वेक्टर्स की क्या रहती है? परपेंडिकुलर रहती है। भाई सबने पढ़ा होगा, जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप, के कैप उसका आंसर होता है। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, डेफिनेटली ये मैग्नेटिक फोर्स अपना परपेंडिकुलर होगा किसके? वेलोसिटी वेक्टर के। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये अपना मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर है उसके भी परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अब दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये भाई मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में भी होता है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड भी हो सकता है। भाई परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन बन रही है, परपेंडिकुलर अपवर्ड भी हो सकता है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड भी हो सकता है, बट होगा तो परपेंडिकुलर ना। यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के तो परपेंडिकुलर ही रहना है, बट परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन हो जाती है ना, जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है तो माइनस एक्स एक्सिस भी तो होता है। तो यहाँ पे एक रूल है इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए, और वो रूल है अपना, देखिए यहाँ पे दो रूल हम यूज कर सकते हैं। एक तो राइट हैंड पाम रूल होता है, राइट हैंड पाम रूल, और एक दूसरा अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। या तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे या फिर आप यूज करेंगे राइट हैंड पाम रूल। इस राइट हैंड पाम रूल से आप यहाँ पे इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पता कर पाएंगे कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये वास्तव में किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, ठीक है। तो देखिए राइट हैंड पाम रूल आप यहाँ पे यूज कीजिए, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल थोड़ा है वो इजी पड़ेगा आपके लिए, तो राइट हैंड पाम रूल आपको यहाँ पे डेफिनेटली यूज करना है, जो कि आपके लिए बहुत इजी रहेगा। समझते हैं? तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? राइट हैंड पाम रूल कहता है कि जो अपनी राइट हैंड पाम है, इस राइट हैंड पाम को हम इस तरह से ओपन करेंगे कि जो इसकी फिंगर्स है राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं, ये फिंगर अपनी रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो थंब है, थंब अपना रहेगा वेलोसिटी की डायरेक्शन में, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी डायरेक्शन। तो राइट हैंड की जो पाम है उसको इस तरह से आपको अरेंज करना है कि इसकी फिंगर्स को तो अपने को रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और थंब को हमें रखना है वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो फिर अपनी जो पाम है, अपनी पाम से अपन जिधर पुश कर सकते हैं, जिधर अपन धक्का लगा सकते हैं, उधर फोर्स लगेगा।
तो यहाँ पे अब अप्लाई कर लीजिए सब लोग, वीडियो देखने के साथ साथ सब लोग राइट हैंड पाम रूल यूज करो और यहाँ पे अप्लाई करो। देखो क्रॉस, जो मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा वो क्रॉस है ना, तो क्रॉस के अकॉर्डिंग अपनी फिंगर्स को अरेंज करेंगे सब लोग। क्रॉस के अकॉर्डिंग मैंने अरेंज किया। जो थंब है, थंब मैंने देखिए वेलोसिटी के डायरेक्शन में मैंने थंब को अरेंज किया, दोनों बिल्कुल अरेंज हो चुके हैं। अब देखिए पाम से किधर पुश हो सकता है, पाम से हम पुश कर सकते हैं अपवार्ड। तो मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगना है, पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन अपवार्ड होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इज इट क्लियर? तो ये यहाँ पे है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसका डायरेक्शन अपवार्ड सेट हो चुका है। अब ये डायरेक्शन हमने देखिए, राइट हैंड पाम रूल जो है, राइट हैंड पाम रूल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए ही बना है, ध्यान रखना। अगर चार्ज पार्टिकल आपका नेगेटिव होता है तब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन रूल से जो डायरेक्शन आती है उसके अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लें। राइट हैंड पाम रूल जो है वो पॉजिटिव चार्ज पे अप्लाई होता है। अगर चार्ज पार्टिकल आपका नेगेटिव है तब रूल से जो डायरेक्शन आती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मीन्स अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स में डाउनवर्ड शो करता। और इसके फाइनली मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा, जिस ट्रिक से आप डायरेक्टली ये पता कर पाएंगे फोर्स किस डायरेक्शन में लगना है या फिर ये चार्ज पार्टिकल कैसे क्या चलना है। अब देखिए जो फोर्स है, ये फोर्स लग चुका है, इसकी डायरेक्शन हम समझ चुके हैं, इसका इफेक्ट क्या होगा वो समझ लेते हैं। इफेक्ट समझना है तो अब देखिए ये जो चार्ज पार्टिकल था, आपने इस चार्ज पार्टिकल को इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड की है। ये तो आपने जो वेलोसिटी प्रोवाइड की वो है, और जैसे ही ये वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, ट्रेवल करना शुरू करता है, तो मैग्नेटिक फोर्स तुरंत इफेक्टिव हो जाता है इस पे। अब मैग्नेटिक फोर्स लग गया तो वो जो चार्ज पार्टिकल उसको मैग्नेटिक फोर्स अपने डायरेक्शन में पुल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल जो है ये अपना पाथ चेंज कर लेगा। चार्ज पार्टिकल अपना पाथ चेंज करेगा, ना तो ये इस तरफ जा पाएगा ना ये इस तरफ। चार्ज पार्टिकल अपना थोड़ा पाथ चेंज करेगा और इस तरह से। तो एक्चुअली ये जो पाथ अब इसका बनने वाला है ना, अब ये चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा, ऐसे सर्कुलर पाथ यहाँ पे प्लॉट करेगा। ये बहुत अच्छे से आप समझ लें। मतलब ये चार्ज पार्टिकल जिस प्लेन में घूमेगा, जिस प्लेन में ये सर्किल बनाएगा, वो प्लेन तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ही ना। तो मतलब ये चार्ज पार्टिकल आपका चाहे कहीं भी रहे, ये चार्ज पार्टिकल अगर ये यहाँ पे रहता है तो यहाँ पे भी इसका वेलोसिटी डायरेक्शन तो यही है ना। तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो इसमें चार्ज मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ आएगा। तो इस तरह से जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे सेट हो रहा है ना, ये मैग्नेटिक फोर्स इस तरह से सेट हो गया है कि ये मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करेगा। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट whenever any charge particle start to move perpendicular to magnetic field, its path will be circular path। बहुत अच्छे से आप इसको ध्यान में रखें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में आता रहता है क्वेश्चन आ गया कि एक प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर हुआ तो उसका पाथ कैसा होगा भाई? सर्कुलर पाथ होगा। अल्फा पार्टिकल है तो भी सर्कुलर पाथ होगा, नेगेटिव चार्ज है तो भी सर्कुलर पाथ ही होगा ना उसका। तो ये यहाँ पे पाथ के बारे में हम समझ चुके हैं। अब देखिए सर्कुलर पाथ हम यहाँ पे बोल रहे हैं, सर्कुलर पाथ के लिए सेंट्रिपेटल फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है भाई। विदाउट सेंट्रिपेटल फोर्स के सर्कुलर पाथ नहीं हो सकता। तो आप समझ जाएं कि यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है QVB, दिस मैग्नेटिक फोर्स इज बिहेव्स लाइक ए सेंट्रिपेटल फोर्स इज हियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर ट्रेवल करता है, उसमें मैग्नेटिक फोर्स QVB लग गया, उसकी डायरेक्शन इस तरह से सेट होती है कि सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रिपेटल फोर्स बन चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, दैट दिस मैग्नेटिक फोर्स QVB इज बिहेव्स लाइक सेंट्रिपेटल फोर्स। तो सेंट्रिपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? mv²/r। ये वो इक्वेशन है जो जिस बच्चे को याद रह जाती है वो इस केस को बहुत अच्छे से समझ जाएगा। आने वाले सभी फॉर्मूले उसके समझ में आ जाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो ये भूल गया कि QVB = mv²/r था, सब चौपट हो गया। ये केस भूल जाना, ये केस नहीं हो पाएगा अपने से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको अच्छे से आप लर्न कर लें। QVB किसके इक्वल होना है? QVB ये तो मैग्नेटिक फोर्स है जो 90 डिग्री के केस में लगना है। एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स इज बिहेव्स लाइक ए
सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल हो गया, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम बी स्क्वायर बाई आर होता है भाई। यहीं से अब आप आगे सब फॉर्मूले बना पाओगे, जैसे कि अगर सर्कुलर पाथ बन रहा है तो सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी, रेडियस का भी फॉर्मूला होगा। सर्कुलर पाथ के एक रिवोल्यूशन का टाइम क्या होगा, मीन्स टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, सभी फॉर्मूले बनेंगे ना आगे। अरे भाई सर्कुलर पाथ बन गया तो उसकी रेडियस भी होगी, उसका टाइम पीरियड भी होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, सब कुछ होगा। कहाँ से लाओगे रेडियस का फॉर्मूला, यहीं से तो बनेगा, क्यू वी बी इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर भाई यार। ठीक है, बना लो जी फटाफट से, रेडियस का फॉर्मूला बनाओ जल्दी से। क्यू वी बी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। सो वी एंड वी कैंसिल आउट, सो द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ विल बी एम वी अपॉन क्यू बी। ये बेटा जी रेडियस का फॉर्मूला बन चुका है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रेवल करेगा ना, तो सर्कुलर पाथ बनेगा उसका मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, और उसकी रेडियस बनेगी एम बी अपॉन क्यू बी। इज इट ओके? अगर मैं बात करता हूं कि एक रिवोल्यूशन का टाइम क्या होगा जी, एक रिवोल्यूशन का टाइम कैसे निकालेंगे, निकाल ले यार, मतलब स्पीड तो कांस्टेंट है ना। अरे पार्टिकल की स्पीड तो कांस्टेंट है भाई, तो पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा ना, तो स्पीड का फॉर्मूला लगा दे यार, 9th क्लास का फॉर्मूला स्पीड का, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे एक रिवोल्यूशन की डिस्टेंस क्या होगी, 2 पाई आर। एक रिवोल्यूशन का डिस्टेंस है 2 पाई आर, और एक रिवोल्यूशन का टाइम क्या होगा, कैपिटल टी। सो कैपिटल टी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 पाई आर अपॉन स्पीड यानी कि वी। सिंपल यार, आर का वैल्यू पुटअप कर दे। आर देखिए आर अभी तो कैलकुलेट किया था एम बी अपॉन क्यू बी, तूने तो कैलकुलेट किया था, मैं तो पढ़ा रहा था, कैलकुलेट तो तू कर रहा था। तो टी इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन वी, इस आर का वैल्यू पुटअप कर दे यहाँ से। टी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, आर का वैल्यू आ गया एम वी अपॉन क्यू बी वी, ये वी से वी कैंसिल हो गया तेरा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाता है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये टाइम पीरियड आ चुका है 1 रिवोल्यूशन का, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। शानदार इंटरेस्टिंग सी बात यहां पे निकल के आती है, अगर आप जाग रहे हो तो, ठीक है, सो तो नहीं गए हो ना, हाँ, तो आप जाग रहे हो तो ध्यान दो। T इक्वल्स टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। देखिए टाइम पीरियड कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट, मास ऑफ चार्ज, भाई जो भी कोई चार्ज पार्टिकल है उसका मास कांस्टेंट रहना है, उसका चार्ज भी कांस्टेंट रहना है, और मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अपना यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट है। तो ये फॉर्मूला तो कह रहा है जी टाइम पीरियड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये फॉर्मूला तो ये कह रहा है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये जो चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी चाहे भले ही कुछ भी हो, चाहे भले ही कुछ भी इसकी वेलोसिटी हो, इसके एक रिवोल्यूशन का जो टाइम है वो हर कंडीशन में क्या रहना है, कांस्टेंट। यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जैसे मान लीजिए प्रोटॉन है, अगर आपने इस प्रोटॉन को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो ये किसी भी वेलोसिटी से आप इसको प्रोजेक्ट कर दो, इसके 1 रिवोल्यूशन का जो टाइम है ना, वो टाइम इसका नहीं बदलने वाला। क्यों नहीं बदलने वाला, मतलब हर स्पीड के लिए टाइम पीरियड सेम क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों है सेम, चलो समझ लेते हैं। भाई रेडियस का फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था, हमने रेडियस समझा था, ठीक है। देखो रेडियस पे ध्यान दो, r इज इक्वल्स टू एम बी अपॉन क्यू बी। इधर देखो आप, रेडियस जो है वो वेलोसिटी यानी कि स्पीड के प्रोपोर्शनल है। रेडियस स्पीड के क्या है, प्रोपोर्शनल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपने चार्ज पार्टिकल की स्पीड को इंक्रीज कर दिया तो उसके सर्कुलर पाथ की रेडियस इंक्रीज हो जाएगी, आपने स्पीड को डिक्रीज कर दिया तो सर्कुलर पाथ की रेडियस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो फिर हर कंडीशन में हर स्पीड के लिए टाइम पीरियड क्या रह जाएगा, आपका सेम रह जाएगा। जैसे यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, अगर मैंने इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड को इंक्रीज किया तो इसका जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। और अगर मैंने इसकी स्पीड को डिक्रीज कर दिया तो इसके सर्कुलर पाथ की रेडियस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये फंडा है भाई, ये कंसेप्ट है, और उसकी वजह से ये जो टाइम पीरियड है ये कांस्टेंट शो कर रहा है, ठीक है। मतलब जैसे कोई भी प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के लिए टाइम पीरियड फिक्स रहेगा, चाहे प्रोटॉन को आप किसी भी स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर दो परपेंडिकुलर, उसका टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, यानी कि सभी कांस्टेंट वैल्यू है तो बस वो फिक्स रहेगा, स्पीड पे मैटर नहीं करता। मीन्स टाइम पीरियड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, टाइम पीरियड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल,
चलो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं चार्ज पार्टिकल की। सो फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल्स टू 1/T। अरे कहते किसको है फ्रीक्वेंसी, मीनिंग क्या होता है फ्रीक्वेंसी का? फ्रीक्वेंसी का मीनिंग है टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन विद इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं वही तो फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/T होता है। सो इट विल बी t, टाइम पीरियड क्या है 2πm/QB है, तो ये आपका आंसर होगा QB/2πm। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया QB/2πm। फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट हर्ट्ज होती है, पता ही है आपको। एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर मुझे कैलकुलेट करनी हो तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πn। तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एन क्या है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आपके पास है ना 2π, और फ्रीक्वेंसी की जगह क्या होगा QB/2πm। तो 2π एंड 2π कैंसिल आउट, तो ये आपके एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट आ गया QB/m। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रहेगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। v क्या है? स्पीड। स्पीड यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू, स्पीड कहाँ से कैलकुलेट होगा? r इज इक्वल्स टू mv/QB। यहाँ से v का वैल्यू क्या आएगा? v इज इक्वल्स टू QBr/m। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ mv² एंड v² इज Q²B²R²/m², m and m cancel out, so it will be Q²B²R²/2m। this is the value of kinetic energy। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये सब फॉर्मूलेज 90 डिग्री वाले केस में अप्लाई हो जाने हैं। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रेवल करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है QVB, जो कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स है। इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से सेट होती है कि ये मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करता है। सर्कुलर पाथ के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, इसका मतलब QVB जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बना, तो इसका मतलब QVB किसके इक्वल हो गया? mv²/r के इक्वल हो गया। यहाँ से अपनी गाड़ी चल पड़ी और सब फॉर्मूले हमने बना लिए यार। अब यहाँ पे देख कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। क्वेश्चन आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आता रहता है यार, कभी नीट में आ जाता है, कभी किस में आ जाता है। क्या क्वेश्चन आ जाता है? दैट ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल है, वो दोनों किसी मैग्नेटिक फील्ड में सेम स्पीड से 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर दिए गए। एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, उन दोनों को मैंने किसी मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर दिया, तो उनकी रेडियस का रेशियो कैलकुलेट करो। शानदार क्वेश्चन है, चलो कैलकुलेट करते हैं फटाफट से। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि एक तो प्रोटॉन है, और प्रोटॉन के साथ में कौन है? अल्फा पार्टिकल है। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दोनों की स्पीड क्या बोल रहा है? दोनों की स्पीड को सेम बताता है कि दोनों सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किए गए। कितने डिग्री पे प्रोजेक्ट किए गए? 90 डिग्री पे। किस में? मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है भाई। तो एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया सेम स्पीड से। मैग्नेटिक फील्ड तो बेशक दोनों के लिए सेम है, तो दोनों की रेडियस का रेशियो पूछ रहा है, क्योंकि दोनों ही सर्कुलर पाथ ट्रेस करेंगे तो रेडियस का रेशियो क्या होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। देख भाई कैसे सोल्व होता है क्वेश्चन। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है? r इज इक्वल्स टू mv/QV। देख पहले प्रोटॉन के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। rp इज इक्वल्स टू mv/QPB। अब देख जब प्रोटॉन के लिए अपन रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो मास प्रोटॉन का होगा, स्पीड को भी मान लेते हैं, चार्ज भी प्रोटॉन का होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी मान लेते हैं। और अल्फा पार्टिकल के लिए जब तू रेडियस कैलकुलेट करेगा तो r अल्फा इज इक्वल्स टू m∝v/Q∝ इंटू b। भाई स्पीड तो दोनों की सेम बोल रहा है ना, तो स्पीड तो दोनों की सेम कर दो। मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों के लिए सेम है, लेकिन मास तो अलग अलग है दोनों का, चार्ज तो दोनों का अलग अलग है। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के मास में क्या रिलेशन है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के चार्ज में क्या रिलेशन है। उन बच्चों से न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होते हैं, बेसिक सी चीज़ है, पता कर लो, है ना। तो प्रोटॉन किसको कहते हैं अपन? प्रोटॉन 1h1 होता है और अल्फा पार्टिकल होता है अपना 2He4। ठीक है, तो साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा दैट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन मास। भाई साफ साफ दिख रहा है, प्रोटॉन का मास अगर 1 है तो अल्फा का मास तो 4 है ना, यानी कि
अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम है। चार्ज आप देखोगे तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ चार्ज प्रोटॉन। दोनों ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, बट अल्फा का जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज से डबल होता है। ये चीज़ें हमें यहाँ पे यूज करें। और देखो किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपसे रेशियो पूछता है तो रेशियो में वैल्यू पुटअप नहीं करने हैं, किसी भी डेटा की, किसी भी पैरामीटर के वैल्यू पुटअप मत करो। फाइनल आप रेशियो की टर्म्स तक पहुंचो, स्टेप तक पहुंचो। हो सकता है वहाँ पे कैंसिल आउट हो जाए, आपको वैल्यू पुटअप ही ना करने पड़े। तो ये रेशियो के क्वेश्चन में स्पेशली ध्यान रखा करो, कैलकुलेशन की तरफ मत भागा करो। तो सबसे पहले अपन क्या आपसे रेशियो पूछ रहा था ना रेडियस का, कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की रेडियस का रेशियो, तो आर पी अपॉन आर अल्फा इज इक्वल्स टू एम पी वी अपॉन क्यू पी बी इंटू डिवाइड होगा आर अल्फा से। तो आप डिवाइड करोगे तो ये न्यूमरेटर डिन्यूमरेटर चेंज हो जाते हैं, क्यू अल्फा बी अपॉन एम अल्फा वी। अब देख भाई जो कट रहा है उसको काट दे, स्पीड कैंसिल होनी है, मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होना है। नेक्स्ट आपका रह गया मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ अल्फा। ठीक है, अब देखो मास ऑफ प्रोटॉन, अब चार्ज ऑफ अल्फा, अल्फा का जो चार्ज है वो प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है, तो ट्वाइस इंटू क्यू पी अपॉन क्यू पी। अल्फा का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम होता है, 4 mp। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको फिर काट, mp कैंसिल, qp से qp कैंसिल, 2/4, 2/4 मीन्स फाइनल आंसर आपका 1/2 आ गया। ऐसे रेडियस का रेशियो कैलकुलेट हो गया। ऐसा क्वेश्चन नीट में और जो आपके एनडीए वगैरह है, नेवी एयरफोर्स है, मेंस वगैरह, उनमें आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन था कि एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल दोनों सेम स्पीड से किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर होते हैं, उनकी रेडियस का रेशियो कैलकुलेट करो। कैलकुलेट हो चुका है। ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, आप सोल्व करें। कोई क्वेश्चन अगर पर्टिकुलरली हो मेरे से उसकी सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताएं मेरे को, क्वेश्चन पुट अप करें। ओके, थैंक्स अ लॉट।